हेडिंग दे दो भाई, अपॉइंटमेंट प्रोसीजर। अपॉइंटमेंट प्रोसीजर तुम खुद बोलोगे डायग्राम देख के कि सर ये बहुत अच्छा है, इससे जल्दी समझ में भी आता है और जल्दी रिवाइज भी हो जाएगा एग्जाम के पहले। ठीक है, ड्रॉ करता हूं मैं डायग्राम। एक टाइमलाइन टाइप का हम लोग ड्रॉ करेंगे। अब इसको 4 पार्ट में डिवाइड करना है इस तरह से। ये जो डायग्राम स्ट्रक्चर तुमको दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं टाइमलाइन। टाइमलाइन का मतलब है कि देयर इज अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ इवेंट्स, कि पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। देयर इज अ ऑर्डर कि भाई ऐसे ऐसे करके होएगा। ओके, तो वो सीक्वेंस को समझने में और याद रखने में बहुत हेल्प होता है। फिलहाल इस टाइमलाइन में तुमको लग रहा होगा कि सर देयर आर 3 टाइम लिमिट्स, पर यहाँ सिर्फ एक ही जगह टाइम लिमिट है, वो इधर है। लिख दो 15 डेज, उधर उस वाले में लिख दो 15 डेज, और इन दोनों में कोई टाइम लिमिट नहीं है। वो जितने भी समय में होना है मतलब जल्दी होगा, पर उसका कोई टाइम लिमिट अलग से कानून के अंदर दिया हुआ नहीं है। सर व्हाट इज द स्टेप्स, अब बताओ। मैंने अभी तुम्हारे साथ 4 स्टेप्स डिस्कस किए। स्टेप नंबर 1 2 3 4, 4 स्टेप डिस्कस किए ना अपने। ठीक है, स्टेप नंबर 1 2 3 4, तो वही मैं लिखने जा रहा हूँ 1 2 3 4। इसी में शॉर्ट में एडजस्ट हो जाएगा आराम से। ओके, राइट डाउन प्लीज। AC, BOD will propose the name of auditor QED। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, ऑडिट कमिटी या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो एक ऑडिटर का नाम प्रपोज करते हैं आफ्टर कंसिडरिंग 3 थिंग्स, QED क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और पेंडिंग डिसिप्लिनरी केसेस। तो AC, BOD विल प्रपोज द नेम ऑफ द ऑडिटर। अभी भाई इधर में तो देखो भाई प्लीज, भाई ये क्या, सॉरी भाई ये क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो ऑडिट कमेटी क्या होता है वो डिटेल में बाद में बताऊंगा, खाली सुन लो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर से ही 3-4 डायरेक्टर्स को लेते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर से ही 3-4 डायरेक्टर्स को लेते हैं, यही बोर्ड का हिस्सा है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से 3-4 डायरेक्टर्स, और इसको एक कमेटी बना देते हैं, ऑडिट कमेटी। इसका काम ही है स्पेसिफिकली इन जो मेरे हाथ में ये 4, तुमको दिख रहा होगा मेरे हाथ में ये जो 4 डायरेक्टर्स हैं, इनका काम ही है ऑडिट प्रोसेस को फोकस करना, मॉनिटर करना, यही इनका काम है। मतलब दिस इज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अच्छा, एक ऑडिटर चुन के लाता हूं मैं, एक पेन और मेरे जेब में। ठीक है, इधर सपोज ये तुमको दिख रहा है कि रेड पेन है मेरे हाथ में, ये ऑडिटर है। मान लो ये ऑडिटर बंदा है, ठीक है। ये प्रपोज कोई सीए है, कोई सीए फर्म है जिसको हम ऑडिटर बनाना चाहते हैं, तो इसको ऐसे समझो। अब ये है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या है कि ऑडिट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन द कंपनी, कि बाहर का एक सीए आएगा, सब कुछ मॉनिटर वगैरह करके जाएगा, देख के जाएगा। तो कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, उसके किए हुए काम को मॉनिटर करना, वो सब कौन करेगा? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपने में से 3-4 डायरेक्टर्स को चुन लेते हैं और उनको एक नाम दे देते हैं ऑडिट कमेटी। एंड दिस, ये जो मेरे हाथ में ये 4 जन का बंडल है ऑडिट कमेटी, ये बैठ के पूरे ऑडिट प्रोसेस को मॉनिटर करते हैं और ऑडिटर को हेल्प भी करते हैं। ठीक है, तो वही मैंने लिखा है AC, BOD, मतलब ऑडिट कमिटी या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल प्रपोज द नेम ऑफ एन ऑडिटर आफ्टर कंसिडरिंग 3 थिंग्स इन द CA फर्म। व्हाट आर दोस 3 थिंग्स? लेट्स राइट डाउन प्लीज। क्वालिफिकेशन, सर क्वालिफिकेशन तो वही होगा CA इन प्रैक्टिस। एक्सपीरियंस, अच्छा एक्सपीरियंस जो है ना, मैं आपको बताता हूँ 2 जगह से आता है। एक तो आता है कि कितना पुराना फर्म है, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उनके क्लाइंट्स कितने बड़े बड़े हैं। अमूमन मतलब नॉर्मली स्पीकिंग लोग एक्सपीरियंस जो है ना वो नंबर ऑफ ईयर्स से ही नापते हैं, कि किसी को अगर इतने साल हो गए तो वो ज़्यादा अनुभवी है, ज़्यादा एक्सपीरियंस है। बट आई एम टेलिंग यू, ईयर्स से भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका उन जो आपका वो पीरियड रहा है, जो आपने काम किया, उसमें आपका काम का लेवल क्या था। ठीक है, अब कोई फर्म ऐसी हो सकती है जिसको भले ही 5 साल हुए बने, पर उन्होंने 5 साल में बहुत बड़े बड़े क्लाइंट का काम किया है, तब उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा माना जाएगा। और कोई सीए फर्म है जो 25 साल पुरानी है, पर उनका क्लाइंट बेस उतना अच्छा नहीं था, छोटे छोटे क्लाइंट्स, तो उनका एक्सपीरियंस कम माना जाएगा। ओके तो एक्सपीरियंस ना
खाली ये कितनी पुरानी फर्म है उससे नहीं आता, इट ऑल्सो कम्स फ्रॉम कि वो लोग काम किस तरह का करते हैं। डी से डिसिप्लिनरी केसेस पेंडिंग, डिसिप्लिनरी केसेस पेंडिंग, ठीक है। तो ये दैट वाज आवर फर्स्ट स्टेप। ऑडिट कमिटी विल प्रपोज द नेम ऑफ द ऑडिटर आफ्टर कंसिडरिंग 3 थिंग्स, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड डिसिप्लिनरी केसेस जो पेंडिंग है। अच्छा, मान लीजिए उस सीए फर्म के खिलाफ सीए इंस्टीट्यूट ने बहुत पहले कोई एक्शन लिया था और वो ठीक हो चुका है, तो वो नहीं, पेंडिंग जो चल रहा है मतलब अभी भी ताज़ा है, वैसे वाले डिसिप्लिनरी केसेस। सर ये डिसिप्लिनरी केसेस एक बार फिर से बता दो। बता रहा हूँ, हर चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होता है गवर्नड बाय सीए इंस्टीट्यूट होता है, तो खास तौर पे तो ये प्रैक्टिस वाले सीए। अब मैं जैसे आई बिलोंग टू 3rd कैटेगरी ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, जो सर्विस भी नहीं कर रहा, प्रैक्टिस भी नहीं कर रहा, जो ये पढ़ा रहा है, मतलब मेरा अपना काम है, मैं पढ़ा रहा हूँ। तो मुझ जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को आईसीआई बहुत कम रेगुलेट करता है, बिकॉज हम सीए डिग्री का उस तरह से इस्तेमाल नहीं करते। सबसे ज़्यादा सीए डिग्री का उस तरह से इस्तेमाल कौन करता है? वो है प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर अपने काम में कुछ भी गलत हरकत करते हैं, गलत, तो सीए इंस्टीट्यूट उनके खिलाफ एक्शन लेता है। दैट एक्शन इज कॉल्ड डिसिप्लिनरी एक्शन। उनका सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस सस्पेंड कर सकता है, उनकी मेंबरशिप को सस्पेंड या टर्मिनेट कर सकता है, उनके ऊपर मॉनेटरी फाइन डाल सकता है, ये सब काम करता है। ये पूरा फाइनल के सिलेबस में बहुत विकराल तरीके से आता है, अभी खाली हल्का सा बताया मैंने। ओके, तो जो पेंडिंग डिसिप्लिनरी केसेस है वो भी स्टडी करके फिर एक नाम प्रपोज करते हैं। ओके, तो चलो जी, ये हमारे ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, इन्होंने इसका नाम प्रपोज किया। अब मेरे हाथ में जो रेड पेन तुमको दिख रहा है, ये प्रपोज्ड ऑडिटर है। क्या है ये सर? ये सर ये प्रपोज्ड ऑडिटर है। तो उस प्रपोज्ड ऑडिटर को शेयर होल्डर के सामने रखने के पहले, शेयर होल्डर्स के सामने रखने के पहले, मतलब शेयर होल्डर से तो पूछेंगे पर वो बाद में, पहले इससे तो पूछ लो कि ये राजी है कि नहीं राजी है, पहले इससे तो पूछ लो। तो इस सीए से हम लोग 4 पॉइंट सर्टिफिकेट ऑब्टेन करते हैं, जिसमें हम लोग पूछते हैं कि आप डिसक्वालीफाइड तो नहीं होना, आपका 20 ऑडिट का सीलिंग लिमिट पार तो नहीं हो रहा, आपके खिलाफ जितने भी पेंडिंग डिसिप्लिनरी केस उसका लिस्ट बना के दे दीजिए, और आपका अपॉइंटमेंट का सारा टर्म्स एंड कंडीशन एज पर कंपनी लॉ होगा ना, सब लिखवा के ले लेते हैं। ठीक है, ऑब्टेन 4 पॉइंट सर्टिफिकेट, ऑब्टेन 4 पॉइंट सर्टिफिकेट फ्रॉम प्रपोज्ड ऑडिटर। आप ऑडिटर से, जो प्रपोज्ड ऑडिटर है जिसको आप प्रपोज कर रहे हो, उससे 4 पॉइंट सर्टिफिकेट ले लो। वो 4 पॉइंट सर्टिफिकेट क्या है सर? नंबर 1 कि भाई साहब आप डिसक्वालीफाइड तो नहीं होना, आप या आपकी फर्म जो है वो डिसक्वालीफाइड तो नहीं है, ये बता दीजिए। ठीक है, डिसक्वालीफाइड का एक सेक्शन है 141 इसी चैप्टर में बहुत डिटेल में। ठीक है, आपका अपॉइंटमेंट एज पर कंपनी लॉ होगा, तो कंप्लायंस विथ कंपनी लॉ, मतलब आपके जो अपॉइंटमेंट के पूरे प्रोसीजर्स वगैरह वो सब इस चैप्टर से कंप्लाई करना चाहिए। ठीक है, अपॉइंटमेंट, इसको काम करो कंप्लायंस के बाद लिख दो अपॉइंटमेंट एज पर कंपनी लॉ, वो बेटर रहेगा ताकि तुम भी कंफ्यूज नहीं रहो। अपॉइंटमेंट एज पर कंपनी लॉ, अपॉइंटमेंट एज पर कंपनी लॉ। ठीक है, 3 नंबर, आपकी सीलिंग लिमिट तो क्रॉस नहीं हो रही ना हम लोग को अपॉइंटमेंट लेने से। सीलिंग लिमिट हर सीए के ऊपर 20 कंपनी का लिमिट होता है, तो कहीं वो क्रॉस तो नहीं हो रहा है। चौथा पॉइंट, ठीक है, लिस्ट ऑफ पेंडिंग डिसिप्लिनरी केसेस। ठीक है, तो ये हम उससे सर्टिफिकेट ले लेंगे। मैं थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ, एक बार पढ़ लो और लिख लो प्लीज संग संग। तो ये स्टेप 1 होगा, फिर ये स्टेप 2 होगा, फिर आएगा स्टेप 3। ऐसे कितने आराम से दिख रहा है, समझ में आ रहा है। और आज मेहनत कर रहे हैं, आज हम लोग बीज बो रहे हैं, फसल बाद में कटेगी। ठीक है, अच्छा बीज बोओगे अच्छी फसल कटेगी, सारा इसी पे है। ऑब्वियस सी बात है, हम जिस क्वालिटी का काम शुरू में करेंगे पढ़ते वक्त ही, वही तो नोट्स बाद में काम आएगा रिवीजन के लिए। और रिवीजन
मैं हजारों बार बोल चुका हूँ अपने सारे वीडियोस वगैरह में सब में कि रिवीजन किसी वीडियो को ताक के नहीं होता, रिवीजन होता है कॉपी और बुक से। तुमने क्लास ली इसलिए थी कि भाई एक बार पढ़ के समझ लिया, आप कॉपी बुक से ज़्यादा रिवाइज कर सकें। हमारा राइटिंग का एग्जाम है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। अब तीसरा स्टेप क्या होगा? फाइनली उस ऑडिटर ने भी हाँ बोल दिया, 4 पॉइंट सर्टिफिकेट लिख के दे दिया। अब उस ऑडिटर का नाम नोटिस ऑफ एजीएम में डाल के सारे शेयर होल्डर्स को भेजा जाएगा। सारे शेयर होल्डर्स के पास एक एजीएम का नोटिस जाएगा, उसमें सबको बताया जाएगा कि भाई हम इस बंदे को अपना ऑडिटर बनाना चाहते हैं या उसकी फर्म को ऑडिटर बनाना चाहते हैं, तो आप लोग को अपना ओपिनियन वोट देना है, हाँ या ना। अगर फेवर में वोट ज्यादा है, अगेंस्ट में कम है, द वोट्स इन फेवर आर मोर देन वोट्स अगेंस्ट, देन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इज पास्ड एंड द ऑडिटर इज अपॉइंटेड। ठीक है, तो अब अगला स्टेप, पास ordinary resolution in AGM, पास ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इन AGM। ठीक है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है? वोट्स इन फेवर मोर देन वोट्स अगेंस्ट, वोट्स इन फेवर मोर देन वोट्स अगेंस्ट। तो मान लीजिए AGM में आए, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हो गया, तो अब ऑडिटर अपॉइंट हो गया। ऑडिटर कितने सालों के लिए अपॉइंट होता है? पहले हुआ करता था ये कि 1-1 साल के लिए अपॉइंट होता है, हर साल बैठ के ऑडिटर को हम लोग रीअपॉइंट करते थे। फिर 2013 से ये सीन बदल गया, और तभी भी 2013 से सीन मतलब अच्छे से नहीं बदला था, बहुत प्रॉब्लम्स थी इसमें, बहुत प्रॉब्लम। यू पीपल आर वेरी लकी कि तुमको उस स्टार्टिंग के फेज से गुजरना नहीं पड़ा। होता क्या है हेलो हेलो होता क्या है, कोई भी नया कानून जब आता है ना, तो उसमें कुछ त्रुटियां होती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ लैक्यूनास होते हैं, और लोगों को बहुत गड़बड़ लगता है वो, और समय के साथ साथ वो लोग मतलब सरकार को बताते हैं, और जो मंत्रालय है, मिनिस्ट्री, वो फिर उसको चेंज करता है, अमेंड करता है और ठीक करता है। तो ये पूरा पर्टिकुलर चीज ये 3-3 बार अमेंड हुआ है, 3 बार ही अमेंड हुआ है, एंड वी आर रियली लकी राइट नाउ कि अभी 2021 में बैठकर हम इसका एकदम अपडेटेड वर्जन पढ़ रहे हैं, जो तुमको बिल्कुल सही लगेगा। ठीक है, तो ऑडिटर जो है वो 5 साल के लिए अपॉइंट होता है, आपको हर साल नहीं करने की जरूरत है, 5 साल। तो यानी इस एजीएम में ऑडिटर को अपॉइंट कर लिए, तो अब सीधा 5 साल बाद जाके सोचेंगे कि इसी को कंटिन्यू करना है वापस से 5 साल के लिए, कि ड्रॉप करके किसी और को लाना है। तो 5 साल तक का कोटा खत्म, तो 5 साल के लिए अपॉइंट होता है। बट द पॉइंट इज, मेरी बात को सुनो, हम लोग इस तरह से नहीं लिख सकते। एग्जाम में हम ये नहीं लिख पाएंगे कि ऑडिटर्स अपॉइंटेड फॉर 5 years, अंडरलाइन, वो कट जाएगा, वो मार्क्स काट देगा। तो बोला सर ये क्या प्रॉब्लम है, क्यों 5 साल लिख क्यों नहीं पा रहे, व्हाट इज द प्रॉब्लम? आई विल टेल यू। 5 साल अगर आप बोलते हो किसी को, तो लोग उसका ये मतलब निकालते हैं 5 फाइनेंशियल ईयर्स। ठीक है, कानून में जल्दी से अगर ईयर वर्ड कहीं आता है तो इसका मतलब होता है फाइनेंशियल ईयर। तो फाइनेंशियल ईयर का मतलब अपने हिंदुस्तान में 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। तो वो सोचेंगे कि भाई ऑडिटर का अपॉइंटमेंट 1 अप्रैल ऑफ 2021 से लेके 31 मार्च ऑफ 2000, 5 साल जोड़ो, 2026 तक होगा। दैट दे विल थिंक लाइक दैट कि 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2026 तक होगा, जबकि ऑडिटर का अपॉइंटमेंट ऐसे नहीं होता। ऑडिटर का अपॉइंटमेंट एजीएम में होता है। आप लोग एजीएम में आए, ओआर पास किया, तो एजीएम में जाके उसको आपने अपॉइंट किया। तो ऑडिटर का जो पूरा टर्म है ना 5 साल का, वो उधर 5 साल खत्म होने के बाद जो एजीएम पड़ेगा उसमें खत्म होगा। सो इसीलिए वी कांट से 5 years और 5 फाइनेंशियल ईयर्स। ठीक है, ये बात सच है कि वो करेगा तो ऑडिट 5 फाइनेंशियल ईयर की, लेकिन उसका जो एग्जैक्ट पोजीशन चालू होता है वो एजीएम के दिन चालू होता है और खत्म भी एजीएम के दिन होगा। ठीक है, तो इसकी एक भाषा है जो मैं सिखा देता हूं। ऑडिटर का टेनर होता है कंक्लूजन ऑफ दिस एजीएम, कंक्लूजन ऑफ दिस एजीएम। आज जो एजीएम है, सपोज आज हम लोगों ने एनुअल जनरल मीटिंग किया था 12 बजे से लेके 3 बजे तक, 3 घंटे की एजीएम थी। कितने की सर? 3 घंटे की एजीएम थी। 12 बजे से लेके 3 बजे तक की हमारी एजीएम थी, दोपहर की एजीएम थी, आफ्टरनून की एजीएम थी, 12 से 3 की। ठीक है, तो ऑडिटर का अच्छा 12 बजे से लेके 3 बजे तक का पूरा एजीएम था, जिसमें बहुत सारे डिस्कशन हुए, फैसले हुए। ऑडिटर को आपने अपॉइंट कर दिया था 1 बजे। 1 बजे आप लोगों ने ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके ऑडिटर को अपॉइंट कर दिया था, पर ऑडिटर का टर्म 1 बजे से चालू नहीं होगा। एजीएम कितने बजे खत्म हो रहा है? 3 बजे। तो ऑडिटर का जो अपॉइंटमेंट है, जो टेन्योर है, वो 3 बजे से स्टार्ट होगा। तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम कंक्लूजन ऑफ द एजीएम, मतलब एजीएम जितने बजे खत्म हो गया वहां से उसका टर्म चालू होगा,
और आज वाले एजीएम को आप एक बार मन में फर्स्ट मानो तो सीधा छठा एजीएम, सिक्स्थ एजीएम में जाके वो हटेगा, सिक्स्थ एजीएम के कंक्लूजन पे। सो हम लोग इसको प्रॉपर भाषा में बोलते हैं कंक्लूजन ऑफ दिस एजीएम टिल द कंक्लूजन ऑफ सिक्स्थ एजीएम। conclusion to conclusion, conclusion to conclusion, conclusion of this AGM to conclusion of sixth मतलब आज वाले को अगर हम फर्स्ट माने तो 5 साल होना चाहिए, तो फर्स्ट प्लस 5 सिक्स्थ, उस तरह से। अरे आज वाले को अगर आप फर्स्ट मानते हो तो आज वाले में 5 जोड़ दो, फर्स्ट प्लस 5 सिक्स्थ, तो सिक्स्थ एजीएम के कंक्लूजन पे हटेगा। अब ये लाइन तो बहुत लंबा होता है, बुक का लाइन इस तरह का होता है, he is appointed from the conclusion of this AGM till the conclusion of the sixth AGM considering the AGM in which he is appointed as the first AGM। पर इतना लंबा लिखना या बोलना या रिहर्स करना बहुत मुश्किल है, तो हम लोग इसका एक शॉर्टकट निकालते हैं, अपने एग्जाम में ऐसे लिखेंगे, एकदम सिंपल बता रहा हूं, पूरा फुल मार्क्स भी मिलेगा, हाँ कोई दिक्कत भी नहीं है। ऑडिटर इज अपॉइंटेड till the conclusion of sixth AGM। अब इस तरह से आप लिख के बोल दो, चलेगा एकदम। ऑडिटर्स अपॉइंटेड टिल द कंक्लूजन, वो एकदम सही भाषा है, बस 5 साल मत लिख के आ जाना, वो काट देगा। हमेशा लिखना टिल सिक्स्थ एजीएम, टिल कंक्लूजन ऑफ सिक्स्थ एजीएम। और बाद बाकी जब क्वेश्चन इसी के ऊपर आता है तब तो हम पूरा खोल खाल के लिखेंगे कि कंक्लूजन ऑफ दिस एजीएम टिल द कंक्लूजन ऑफ सिक्स्थ एजीएम। पर ऐसे एक वाक्य में अगर किसी को बोलना है तो सीधा बोलना ऑडिटर इज अपॉइंटेड टिल द कंक्लूजन ऑफ सिक्स्थ एजीएम। ठीक है, ये होता है पूरा। मैं इस पे सिक्स्थ एजीएम वाले पे और चर्चा कर देता हूँ। आ जाओ नीचे, ये कॉपी कर लिया इतना, आ जाओ यहाँ नीचे। अब ये रफ वर्क है, कॉपी करना ना करना तुम्हारी इच्छा है, कोई मेरे हिसाब से तो कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, सपोज मान लीजिए आपको जिस एजीएम में हमने अपॉइंट किया वो फर्स्ट है, ठीक है, तो आपको 5 साल का मौका मिलेगा, ईयर 1 2 3 4 5। हमने आज आपको अपॉइंट किया, सपोज आज फर्स्ट एजीएम है, तो आपको 5 साल तक जाने का मौका मिलेगा। तो 5 साल तक क्या निकल के आएगा देख लो, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एजीएम। इस तरह से फंडा है, इस तरह से स्टार्ट होता है। मतलब जिसमें हम अपॉइंट करते हैं उसे फर्स्ट मानो तो 5 साल जोड़ दो, फर्स्ट प्लस 5 सिक्स्थ। अकॉर्डिंगली मैं इसमें और भी तो मैथ्स लगा सकता हूं। सपोज ऑडिटर को हमने कंपनी की 19th एजीएम पे अपॉइंट किया। हमने ऑडिटर को कौन से एजीएम में अपॉइंट किया? सर कंपनी का 19वां एजीएम पे हमने अपॉइंट किया। तब फिर बताइए छठा क्या निकल के आएगा? 19 + 5 24, 20 ये होगा तुम्हारा 20 21 22 23 24, तो 24th एजीएम तक रहेगा। तब उसका टेन्योर क्या हुआ? कंक्लूजन ऑफ 19th एजीएम टू कंक्लूजन ऑफ 24th एजीएम। ये है फंडा, समझ में आया? तो मतलब जिस एजीएम में अपॉइंट होता है उस एजीएम का सालाना नंबर +5 जोड़ दो। तो नॉर्मली अपने इतना लिखते विखते नहीं है, लिखते ये समझने के लिए, ओके, लिखने के लिए बस इतना ही, टिल कंक्लूजन ऑफ 6th एजीएम। ओके, याद रखना ऑडिटर का टर्म एजीएम के एंड से चालू होता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि आज एनुअल जनरल मीटिंग जो थी, सपोज आज एनुअल जनरल मीटिंग 12 बजे से 3 बजे का था, 12 बजे दोपहर से लेकर 3 बजे दोपहर का। 1 बजे ही शेयर होल्डर्स ने ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके उसको अपॉइंट कर दिया, पर ऑडिटर का टेन्योर 1 बजे चालू नहीं होगा, वो 3 बजे से चालू होता है। कंक्लूजन वर्ड इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, 3 बजे से चालू होता है और छठे एजीएम का जो एंड होगा वहां पे जाके खत्म होगा। अब जैसे ही ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हो गया, आप लोगों ने अपॉइंट कर दिया, तो यहां तक स्टेप नंबर 3 तक अपॉइंटमेंट का जो एक प्रोसीजर है वो क्लियर हो चुका, आपने तिलक लगा दिया उसको, ठीक है। अब आपको सरकार को बताना पड़ेगा कि वी हैव गॉट एन ऑडिटर, बिकॉज ऑडिटर इज नाइदर एन एम्प्लॉय नॉर एन ऑफिसर, इट्स अ स्टैट्यूटरी पोजीशन। सो आपने इस स्टैट्यूटरी पोजीशन में किसको भरा है बताना तो पड़ेगा ना सरकार को, तो हम आरओसी को बताएंगे, ठीक है। फाइल ADT1 विथ ROC, आप सरकार के पास ADT1 जमा कर दोगे, ठीक है।
फाइल ADT1 विथ ROC। कंपनी ROC के पास एक फॉर्म जमा करेगा ADT1, ये देखो ऑडिट का शॉर्ट है ADT, ऑडिट ADT1। इस चैप्टर में ना अपने 4 फॉर्म्स आएंगे, ADT1 2 3 4, टाइम टू टाइम आएगा। अभी ADT1 से चालू हो रहा है। फाइल ADT1 विथ ROC विद इन हाउ मेनी डेज, विद इन 15 डेज ऑफ AGM, विद इन 15 डेज ऑफ AGM। तो टाइम लिमिट खाली यहीं पे थी 15 दिन, और बाकी अंदर में कहीं कोई टाइम लिमिट नहीं है। ये क्लियर है? ये ADT1 फॉर्म साल में कितनी बार जमा करना पड़ता है? सर एक बार जमा करना पड़ता है 5 साल में, क्योंकि ऑडिटर कब अपॉइंट करते हो? 5 साल में एक बार। तो 5 साल में एक बार सिर्फ आपको एक फॉर्म जमा करना पड़ता है ADT1, और हर कंपनी जमा करती है। एनी कंपनी विच अपॉइंट्स एन ऑडिटर, इवन गवर्नमेंट कंपनी, उसको भी ADT1 जमा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आके हमारा देखो 4 स्टेप्स खत्म होता है। तुम खुद देखो कि इट इज सो ईजी, ऐसे याद रह जाता है एकदम आराम से। ठीक है, अब नोट लिख लो छोटा सा नोट, टेनर ऑफ ऑडिटर। ऐसे बनाओ। मान लीजिए ये आपके सामने डेटा दिया हुआ है, 19th AGM में 19th AGM में वो अपॉइंट हुआ था, तो 5 साल बाद 24th AGM में वो हटेगा। 5 साल का टेनर है, ठीक है। अब दोनों AGM का जो एग्जैक्ट टाइम था वो मैंने लिख दिया, 19वीं AGM जो थी 12 बजे से लेकर 3 बजे तक थी, और जो 24th AGM है वो सुबह 10 बजे चालू होकर 1 बजे खत्म हुआ था। तो हिज टेनर विल बी 3 PM to 1 PM, मतलब आपको एंड वाला टाइम लेना है, ठीक है। AGM का बिगिनिंग नहीं होता, AGM के बीच में वाला जब अपॉइंट हुआ वो भी नहीं, AGM खत्म कितना बजे हुआ, तो यहाँ पे 3 बजे खत्म हुआ तो 3 बजे से चालू होगा, और वहाँ पे 1 बजे खत्म हुआ तो 1 बजे तक खत्म होगा, इस तरह से, ठीक है। तो नोट बना लो, एक काम आएगा। ओके, चलो एक बार मैं बुक में ले जाके यही चीज़ दिखा देता हूँ तुमको। हो गया, ड्रॉ हो गया, आई होप सो। आओ बुक में आते हैं। हाँ, सेकंड पेज में चालू हो रहा है ये सेक्शन 139, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर विथ रूल्स। मैंने रूल्स वगैरह सब मिला दिए हैं इसी के अंदर, सेक्शन के अंदर ही। ये तो हम लोग का सिस्टम ही है कि जब भी तुमने देखा होगा कि जब मैं लॉ पढ़ाता हूँ तो रूल्स वगैरह सारी चीज़ें, रूल्स, नोटिफिकेशन, सर्कुलर सेक्शन में मिक्स करके हम लोग डाल देते हैं और एक साथ ही पढ़ते हैं। अब आओ पढ़ते हैं स्टेप नंबर 1। ये रहा स्टेप नंबर 1। AC या BOD रेकमेंड करता है नाम आफ्टर कंसिडरिंग 3 थिंग्स। पेंडिंग वाले केसेस देने, पुराने नहीं, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन में बोला है कि फर्म वर्ड के अंदर पार्टनरशिप फर्म भी आता है, LLP भी आता है, जो मैं तुमको बता चुका हूँ। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2, 4 पॉइंट सर्टिफिकेट। फोर पॉइंट सर्टिफिकेट अंडरलाइन कर लो। इज नॉट डिसक्वालिफाइड अपॉइंटमेंट एज पर कंपनीज एक्ट। अपॉइंटमेंट इज विद इन द लिमिट्स। लिमिट्स कितनी होती है? 20 कंपनी की। द लिस्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स पेंडिंग, जो भी पेंडिंग प्रोसीडिंग चल रही है उसका लिस्ट। तो ये 4 पॉइंट याद रखना, इस पर क्वेश्चन आया हुआ एक बार कि ऑडिटर से हम क्या क्या लिखवा के लेते हैं, ठीक है। स्टेप नंबर 3, ठीक है ना, ये हो गया स्टेप नंबर 3। टेनर एंड रेटिफिकेशन 5 ईयर्स, पर आप बोलोगे टिल द कंक्लूजन ऑफ 6th AGM।
यहाँ तो पूरा फुल टेनर की जो लैंग्वेज है वैसे लिखी हुई है, हमें छोटा में याद रखना है, हम सीधा एक ही बात लिखेंगे एग्जाम में, टिल द कंक्लूजन ऑफ 6th AGM। ठीक है, ऊपर करो। नेक्स्ट, ROC को आप बता दोगे इन फॉर्म नंबर ADT1 विद इन 15 डेज, 15 दिन के अंदर आप जमा कर दोगे। सॉरी, हेलो, 4 स्टेप्स हो गए। ठीक है, यहाँ एक बार लिख लो तो रेफर कॉपी।